केस बच्चों ध्यान देना। अब अगर देखिए यहाँ पर ये वाला केस था, कौन सा था, एक ये वाला 10 लाख वाला केस है ना, ठीक है, ध्यान देना। गिफ्ट था 10 लाख का, 5 लाख उसने इन्वेस्ट किया। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, निशा ने लेंट कर दिए थे 5 लाख रुपीज गिफ्टेड अमाउंट में से। बच्चों इस पर जो 50,000 की से इनकम होगी ना, वो तो क्लब, उस पर तो क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होंगे। 10 लाख में से 5 लाख उसने आगे लोन दे दिया, लोन की फॉर्म में किसी को दे दिया, और उस लोन पे जो इंटरेस्ट मिला 50,000 रुपये, उस पर तो क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होंगे। जो इंटरेस्ट मिला उसे लोन पर 50,000, उस पर तो क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, उसकी तो क्लबिंग होगी। लेकिन उस पैसे को, उस इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट किया, उस 50,000 को री इन्वेस्ट किया, और उससे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ उस पर क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो, जो मेन इनकम है, मतलब 5 लाख उसे गिफ्ट मिला, 10 लाख मिला, जिसमें से 5 लाख उसने लोन दिया, उस पर 50,000 इंटरेस्ट मिला, तो मेन सोर्स जो है उससे ही होने वाली इनकम तो क्लब होगी। लेकिन उस इनकम को री इन्वेस्ट करने से होने वाली इनकम क्लबिंग की क्लबिंग नहीं होगी। तो भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 15% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कि बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट कितना था, 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, और बिजनेस से हो गया लॉस। लॉस कितने का हुआ, 15,000 रुपए का। सर इनकम की क्लबिंग होती है, क्या लॉस की भी क्लबिंग होगी, क्या लॉस की भी क्लबिंग होगी बच्चों? इनकम इंक्लूड्स लॉस, इनकम इंक्लूड्स लॉस, ठीक है ना, ध्यान देना। तो भाई लॉस की क्लबिंग भी उसी के हैंड्स में होगी जो ट्रांसफरर है, जो क्या है, ट्रांसफर, ट्रांसफर के हैंड्स में क्लबिंग होगी। बच्चों यहाँ पर 21 22, ठीक है, और 22 23 की बात की गई है। आप लोग इस आंसर को देख लेना एक बार, कुछ खास नहीं है इसमें। मैं नया कंसेप्ट करवाने लगा हूँ, क्लबिंग वाले पॉइंट्स हम लोग के हो गए हैं। एक बार ट्राई कर लेना, अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। बच्चों ये भी देख लेना, क्रॉस ट्रांसफर का केस मैंने आज करा दिया है, ठीक है। कुछ नया देखते हैं, आज हमने कुछ खास नहीं किया अभी। 931, देखो क्या लिखा है। इफ देर इज इनडायरेक्ट ट्रांसफर, क्लबिंग प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल इन द केस ऑल्सो, इन दैट केस ऑल्सो। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स गिफ्टेड सर्टेन कैश एसेट टू हिज मेजर सन, and son gifted the same to mother. In this case, it will be considered transfer and income shall be clubbed in the income of Mr. X. देखो, अगर हम इस पॉइंट को समझें बच्चों, एक तरफ किसका लिखा हुआ था, एक सेकंड, ये देखो, मिस्टर एक्स है, अपने बेटे को दी प्रॉपर्टी। देखो, मिस्टर एक्स गिफ्टेड सर्टेन कैश एसेट टू सन, एंड सन गिफ्टेड द सेम टू मदर। सर ये तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है। मिस्टर एक्स ने अपने बेटे को दिया, ठीक है, और बेटे ने अपनी मदर को दे दी जो भी एसेट है। तो हुई तो ये एक्स की वाइफ ही ना, यस और नो? आप इसे मिसेज एक्स लिख सकते हो ना। तो अब क्या होगा, ट्रांजैक्शन इनडायरेक्ट ट्रांसफर है। ये क्या है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर। एक्स ने अपने बेटे को दिया, बेटे ने अपनी मदर को दिया, तो गया तो किसके पास, मिसेज एक्स के पास गया ना। तो मिसेज एक्स की अगर बात करें तो उसको जो भी उस एसेट से जो भी इनकम होगी वो मिस्टर एक्स के हैंड्स में क्लबिंग होगी। क्लबिंग किसके हैंड्स में होगी, मिस्टर एक्स के हैंड। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट देखो। इफ एनी पर्सन हैज गिवन लोन टू द स्पाउस, इनकम फ्रॉम सच लोन शेल नॉट बी क्लब्ड। ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, बच्चों ये हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में कवर होता है, सेक्शन 27 में, ठीक है ना। डीम्ड ऑनर कंसिडर कर लेते हैं। ट्रांसफरर को क्या कंसिडर करते हैं, अगर उसने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, या फिर एक मिनट, इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी द प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन सेक्शन 27। बच्चों ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी केस में सेक्शन कौन सा अप्लाई होगा, 27। If an individual transfers a house property to his spouse without adequate consideration or otherwise that in connection with an agreement to live apart, the transfer shall be deemed to be the owner. हाँ ये अदरवाइज लिखा हुआ है, मैं रुक गया था, अदरवाइज लिखा हुआ है। अदरवाइज डाइवोर्स, मतलब डाइवोर्स वाले केस को छोड़कर बाकी केसेस। तो यहाँ पर भी डीम्ड ऑनर ट्रांसफरर को माना जाता है। डीम्ड ऑनर कौन होगा, देखो लिखा हुआ है, ट्रांसफरर शैल बी डीम्ड टू बी द ऑनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और उसकी एनुअल वैल्यू किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी, ट्रांसफरर के हैंड्स में टैक्सेबल। बस ये ध्यान रख सर, ये थोड़ा सा बता दो कौन सा पॉइंट, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। बच्चों अभी भी कुछ बच्चों की वीडियो ऑफ, समझ रहे हो, जिनकी वीडियो ऑफ है या जो आउट हो गए उनके डाउट्स नहीं लूंगा, ठीक है ना सर।
हाँ जी, ध्यान देना। देखो, एक बार समझाया जाता है, बार बार नहीं बोला जाता। इसके दो ही मतलब निकल सकते हैं, या तो आप टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते और यू डोंट हैव कॉमन सेंस। ठीक है, एक ही बात को बार बार बोलना। हाँ जी बच्चों, कोई मजबूरी हो सकती है, वो मुझसे शेयर कर सकते हो सर, ऐसी दिक्कत, ठीक है ना, हो सकती है, प्रॉब्लम्स छोटी मोटी होती है बच्चों, सबके साथ, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, अगर कोई बच्चा मुझे करे, ठीक है ना, लेकिन जानबूझ कर नहीं करना चाहिए। हाँ जी, तो भाई हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, मिस्टर एक्स, मान लो एग्जांपल ले, मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर, दैट इज विदाउट कंसिडरेशन और विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। मतलब क्या हुआ भाई, 10 लाख की हाउस प्रॉपर्टी थी, 5 लाख में दे दी, 7 लाख में दे दी, या हो सकता है कुछ चार्ज ही नहीं किया, फ्री में दे। मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन और विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो वो प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी, डीम्ड ऑनर कौन माना जाएगा, मिस्टर एक्स जिसने ट्रांसफर। डीम्ड ऑनर कौन कंसिडर होगा, मिस्टर एक्स जिसने ट्रांसफर। लेकिन अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो डीम्ड ऑनरशिप का सेक्शन 27 एप्लीकेबल नहीं होगा। 10 लाख की प्रॉपर्टी 10 लाख में दी है तो डीम्ड ऑनर वाला प्रोविजन सेक्शन 27 एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर अगर डाइवोर्स हो गया है, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हो गया है और उसकी कंसिडरेशन में उन्होंने प्रॉपर्टी दी है, ठीक है, उसके कंसिडरेशन में प्रॉपर्टी दी है, तो वहां पर भी डीम्ड ऑनरशिप का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो कहाँ अप्लाई होगा, जहां विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है ना, वहां पर क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होंगे, डीम्ड, सॉरी क्लबिंग कह रहा हूँ, डीम्ड ऑनरशिप के प्रोविजन अप्लाई होंगे अंडर सेक्शन 27, और उससे होने वाली इनकम ट्रांसफरर की इनकम मानी जाएगी, डीम्ड ऑनर की इनकम मानी। डन विद नेक्स्ट केस देख, transfer of the asset to the son's wife. If any person has transferred to the asset to the son's wife, in this case, clubbing provision shall apply in the similar manner as in the case of transfer of the asset to the spouse. Such clubbing provisions are applicable from, बच्चों ये डेट हमारे लिए रेलिवेंट नहीं, क्योंकि अब तो देखो क्लबिंग हो रही, हमसे अभी प्रेजेंट का पूछा जाएगा तो अभी क्लबिंग हो रही है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगर कोई भी पर्सन ट्रांसफर कर रहा है एसेट को टू द सन्स वाइफ, ये पॉइंट ध्यान रखना है, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, सन्स वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, इसमें प्रोविजन सेम रहेंगे जो स्पाउस के केस में हम लोगों ने प्रोविजंस पढ़े थे ना बच्चों, सेम प्रोविजन रहेंगे, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, है ना, वही प्रोविजन, स्पाउस वाले प्रोविजन ही यहाँ पर एप्लीकेबल, तो स्पाउस के केस में एप्लीकेबल प्रोविजन थे, सिमिलर मैनर सिमिलर प्रोविजन यहाँ एप्लीकेबल होंगे इन केस ऑफ सन्स वाइफ, इन केस ऑफ सन्स वाइफ को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू एनी अदर पर्सन। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो टू द एसेट टू एनी अदर पर्सन, तो क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो। मतलब सर ये ऊपर वाले केसेस में ही क्लबिंग होती है, माइनर सन को ट्रांसफर कर रहे हैं, वाइफ स्पाउस को ट्रांसफर कर रहे हैं, सन्स वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हैं, तभी क्लबिंग होती है, बिल्कुल तभी क्लबिंग, सिर्फ ऊपर वाले केसेस में, स्पेसिफाइड केस। लेकिन एक सिचुएशन यहाँ हो सकती है, क्या सिचुएशन हो सकती है, इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड द एसेट टू एनी अदर पर्सन, भाई जो ऊपर लिखे हैं उनको छोड़कर किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉर देयर ऑन बेनिफिट, बच्चों ध्यान से सुनना, फॉर देयर ऑन बेनिफिट, खुद के फायदे के लिए, ठीक है ना, टू रिसीव एनी बेनिफिट, खुद के बेनिफिट के लिए, और द बेनिफिट शैल बी रिसीव बाय द स्पाउस सन्स वाइफ, उनके बेनिफिट के लिए। या तो खुद के बेनिफिट के लिए आप किसी थर्ड पर्सन को ऐसे ट्रांसफर कर रहे हो जो आपका रिलेटिव नहीं है, जो स्पाउस नहीं है, जो सन्स वाइफ नहीं है, ठीक है, आप ऐसे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो जहां पर, जिन पर ऊपर क्लबिंग के प्रोविजंस गिवन नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन या तो अपने बेनिफिट के लिए कि भाई ट्रांसफर तो कर रहे हो प्रॉपर्टी उसे, या जो भी एसेट या जो भी कैश जो भी आप ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन उसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। अगर उसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा या आपके स्पाउस को मिलेगा या सन्स वाइफ को मिलेगा, तो ये तो इनडायरेक्ट बेनिफिट हो गया ना बच्चों, कि डायरेक्टली बेनिफिट ना लेके कैसे ले रहे हैं, इनडायरेक्ट बेनिफिट ले रहे हैं, किसी और को दे दिया लेकिन बेनिफिट खुद ले रहे हैं, दे दी एसेट किसी और को लेकिन बेनिफिट खुद ले रहे हैं, तो वहां पर भी क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। देखो एक केस दिए हुए हैं यहाँ पर, मिसेज एक्स ट्रांसफर्ड हर इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एबीसी कंपनी लिमिटेड subject to a condition that out of the rental income a sum of rupees 36,000 per annum shall be utilized for the benefit of her son's wife। बच्चों यहाँ मिसेज एक्स ने ट्रांसफर की है इमूवेबल प्रॉपर्टी एक कंपनी को ट्रांसफर, तो ये क्या हो गया, एनी अदर पर्सन, ना ही ये स्पाउस है ना ही ये सन्स वाइफ है ना, तो
ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, एनी अदर पर्सन। लेकिन साथ में कंडीशन क्या रख कि भाई उसमें से कुछ पैसे किसके बेनिफिट के लिए यूज होंगे, तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट बेनिफिट हो गया ना, इनडायरेक्ट बेनिफिट हो गया। एक्स डायरेक्टली सन्स वाइफ को ना देकर बेनिफिट कंपनी को प्रॉपर्टी दे रहा है, और कंपनी को कह रहा है कि भाई सन्स वाइफ के लिए इतना पैसा आपको हर साल देना होगा। फिर क्या लिखा है, मिसेज एक्स क्लेम्स द अमाउंट ऑफ ₹36,000 यूटिलाइज्ड बाय हर सन्स वाइफ शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन हर टोटल इनकम। वो कह रही है कि ये जो अमाउंट है ये मेरी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अब प्रॉपर्टी की ऑनर नहीं हूँ, ना ही वो है ना ही मैं हूँ। बच्चों आपके हिसाब से क्या आंसर होगा शॉर्ट में, प्रोविजन तो बाद में पढ़ते रहेंगे। एनीवन? हाँ जी, क्या क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? यस, नो? हाँ जी बच्चों, यस सर। बिल्कुल एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट बेनिफिट सन्स वाइफ को मिल रहा है, चाहे किसी और पर्सन को भी ट्रांसफर कर, ठीक है। नहीं, सन के लिए क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। क्लबिंग के प्रोविजन या तो स्पाउस के लिए है या सन्स वाइफ के लिए है। सन अगर माइनर चाइल्ड हो तो क्लबिंग, अदरवाइज, ठीक है ना। सन अगर माइनर चाइल्ड हो तो उसकी इनकम क्लब होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यस बोलो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वो फिर गिफ्ट की फॉर्म में टैक्सेबल हो जाता है ना। गिफ्ट, ठीक है, वैसे तो रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। वैसे तो रिलेटिव से मिलने वाला क्या होता है, गिफ्ट एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन अगर किसी और को दे रहे हो तो वहां पर देखना पड़ता है वैल्यू, अगर सर्कल रेट को, है ना, वो हम लोगों ने पढ़ा गिफ्ट में 50,000 रुपए को, है ना, वो सारे प्रोविजन है किसी दूसरे पर्सन के। खैर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। ये सारे क्वेश्चंस आपको डिटेल में रीड करके आने हैं, अच्छे से एक एक पॉइंट को बारीकी से देख के आना है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्लास, सैलरी कमीशन फी एटसेट्रा फ्रॉम ए कंसर्न in which the spouse has substantial interest. Section 64 subsection 1, if any person is getting salary, बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है और चांसेस भी एग्जाम में पूछे जाने के। अच्छा अच्छा, बच्चों अगर किसी को मैं वेटिंग रूम में डाल देता हूँ ना, तो आपको ना ये बात ध्यान देना, उसका बड़ा इजी है इन होने का तरीका, ठीक है। इन होने के लिए आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली इन हो। सर आप तो चोर रास्ता बता रहे हो ठीक है ना तो हाँ जी बच्चों, लेकिन अगर रिमूव कर दिया ना, देन यू विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन अगेन, तो इसलिए मैं रिमूव नहीं करता। जब मैं रिमूव बोलूँ ना, जिस दिन रिमूव बोल दूं, तो भाई समझ लेना कि फिर खतरा है, ठीक है ना। यस बच्चों, वेटिंग रूम में डालना, फिर भी आप लीव करके रिज्वाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली इन हो जाए। यस बच्चों, तो बच्चों वापस पॉइंट के ऊपर आते हैं। यस बच्चों, वेलकम बैक गुंजन एंड निष्ठा। यस बच्चों, तो हाँ जी बच्चों, सेवंथ पॉइंट क्या है, सैलरी कमीशन फी एटसेट्रा, ध्यान देना, फ्रॉम ए कंसर्न इन विच द स्पाउस है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अगर स्पाउस का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ध्यान देना, तो सीधी सीधी सी बात कर, मिस्टर एक्स किसी कंपनी में, मान लो, आई थिंक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 20% होता है, ये देखो लिखा भी हुआ है, मैं यही देख रहा था गुंजन, पता है आप टाइप कर रहे हो देखो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कितना है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 32 सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मीन, बच्चों ये पॉइंट ध्यान रखना, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मीन्स हैविंग 20% और मोर ऑफ द इक्विटी शेयर्स इन ए कंपनी और हैविंग 20% और मोर शेयर्स इन प्रॉफिट इन एनी अदर कंसर्न। कंपनी हो तो इक्विटी शेयर्स 20% या उससे ज्यादा है आपके पास, तो आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कंसिडर हो। और फर्म या कोई और केस है, कोई और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका प्रॉफिट्स में हिस्सा, शेयर इन प्रॉफिट्स, अगर 20% या उससे ज्यादा है तो भी आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कंसिडर होगा, ठीक है। तो सबसे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कंसिडर हो। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मिस्टर एक्स, ठीक है। अब मिस्टर एक्स इज होल्डिंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन PQR लिमिटेड, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, मिसेज एक्स इज गेटिंग सैलरी फ्रॉम PQR लिमिटेड, तो क्या यहाँ पर क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होंगे? आंसर इज, भाई एक कंपनी है, अब उसमें स्पाउस जो है उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, उसी से उसकी वाइफ जो है सैलरी ले रही, मिस्टर एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वाइफ सैलरी ले रही, तो यहाँ पर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है ना। और जो सैलरी मिसेज एक्स को मिल रही है वो एक्स के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी। सर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऐसे पता चलेगा कि भाई अगर 20% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स मिस्टर एक्स होल्ड कर रहे हैं PQR लिमिटेड में, तो इट मींस मिस्टर एक्स का PQR लिमिटेड में क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। डन,
मिसेज एक्स इज गेटिंग सैलरी फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड, क्लबिंग होगी, मिस्टर एक्स के हैंड्स में क्लबिंग होगी। डन। चलो एक और केस देखते हैं, इफ बोथ आर हैविंग सब्सटेंशियल, या चलो उससे पहले एक और केस, अगर इसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कौन सी क्वालिफिकेशन, मिसेज एक्स के पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, क्या तब भी इनकम की क्लबिंग होगी? यस और नो? जिसको सैलरी मिल रही है, इफ ही और शी इज हैविंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो क्या क्लबिंग होगी? यस और नो? तो सैलरी इनकम क्लब होगी? नो। डन बच्चों, नो। तो वहां पर क्लबिंग नहीं होगी। सर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, चलो सीए, सीएससीएम, सर एमबीए कर रखी है, क्लबिंग होगी? नहीं होगी। सर एक्सपीरियंस है, डिग्री इतनी ज्यादा नहीं है, ग्रेजुएशन कर रखी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, क्लबिंग होगी? नहीं होगी। मैं प्रोविजंस रीड करवाता हूँ वापस, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दो। तो रीड करते हैं, सैलरी, कमीशन, फी एटसेट्रा फ्रॉम ए कंसर्न इन विच द स्पाउस हैज substantial interest, spouse का substantial interest है, substantial interest 20% or more. If any person is getting salary, commission, fee, or any other remuneration, whether in cash or in kind, from a concern in which his or her spouse has substantial interest, and further salary, etc., being received without any technical or professional qualification, in such case, salary, etc., so received shall be clubbed in the income of the spouse. जिसको सैलरी मिल रही है उसके स्पाउस की इनकम में क्लबिंग होगी, वो भी जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। However, clubbing shall not be applicable in relation to any income arising to the spouse where the spouse possesses technical or professional qualification. क्लबिंग वहां पर नहीं होगी जहां पर स्पाउस के पास क्या है, technical or professional qualification, and the income is solely attributable to the application of his or her technical or professional knowledge and experience। ठीक है ना? तो उसको जो टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और उसका जो उसके बेसिस पे एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्लबिंग नहीं होगी। इफ द स्पाउस हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अलोंग विद हिज रिलेटिव, इवन इन दैट केस क्लबिंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। बच्चों ये कुछ डिफरेंट केस है। अच्छा, मुझे उम्मीद है वैसे शायद इसके बारे में टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में फर्दर एक्सप्लेनेशन होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि कई बार ना एक्सपीरियंस को भी काउंट करते हैं। इस बुक में इतना डिटेल में लिखा नहीं है, सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ दिया, ठीक है। बाकी आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है इतना टफ, ठीक है। तो एक चीज बस शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है, सीधा सीधा पेपर में अगर लिखा आ रहा है टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो उस केस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। बस आपको मेन पॉइंट यही याद। आगे देखते हैं बच्चों, एग्जांपल्स और भी आएंगे। बच्चों अब एक से ज्यादा पर्सन अगर कंपनी के अंदर शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो कैसे कैलकुलेशन होगी वो देखो। हो सकता है मिस्टर एक्स भी शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, मिसेज एक्स भी शेयर होल्ड कर रही है। बच्चों सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, पता है कैसे? मिस्टर एक्स भी सैलरी ले रहे हैं फर्म से, मिसेज एक्स भी सैलरी ले रही, अब भाई क्लबिंग किसकी होगी? मिस्टर एक्स का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मिसेज एक्स का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ध्यान दो इधर, सबसे पहले लिखा है मिस्टर एक्स इज होल्डिंग 11% शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, his father is holding 10% shares in ABC Limited, and his wife Mrs. X is employed in ABC Limited। बच्चों मिस्टर एक्स एंड उनके फादर दोनों मिलाकर कितना हो गया? 21% शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड, और स्पाउस एम्प्लॉयड है एबीसी लिमिटेड विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ना हो तो क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। इन दिस केस सैलरी इनकम ऑफ मिसेज एक्स shall be clubbed in the income of Mr. X। किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पर? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अमर, मुझे ध्यान आया आज ना एक बार बात करना तुम्हारी पढ़ाई के रिगार्डिंग थोड़ा ठीक है ना अमर? ओके सर। उस दिन भी तुम्हें फोन मिलवाया था मैंने मनीषा से, पता नहीं क्या हुआ था, बोला था मैंने। चलो कोई बात नहीं, आज बात, ठीक है। चल आगे देखते हैं। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन शैल इंक्लूड नॉट ओनली डिग्री और मेंबरशिप बट ऑल्सो एनी एक्सपीरियंस। बच्चों आगे डिटेल में मैं कह रहा था ना, ये पॉइंट है। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन शैल इंक्लूड नॉट ओनली डिग्री और मेंबरशिप बट ऑल्सो एनी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। ये मेंबरशिप क्या होती है बच्चों? प्रोफेशनल बॉडीज की ना मेंबरशिप मिलती है, जैसे सीएस इंस्टीट्यूट की, सीए इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप मिलती है ना, डॉक्टर्स को, सबको, लॉयर्स को, इन सबको क्या मिलती है? मेंबरशिप। तो भाई सिर्फ डिग्री और मेंबरशिप जरूरी ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होंगी तभी तभी वो टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मानी जाए। इवन एक्सपीरियंस बट ऑल्सो एनी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज और एनी नेचुरल टैलेंट। भाई ना डिग्री ना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक नेचुरल टैलेंट ऑल्सो, एज डिसाइडेड इन बट्टा कल्याणी वर्सेस सीआईटी केस हुआ थे, ठीक है, हाई कोर्ट जजमेंट है, तो डिसाइड किया था, ठीक है। और
फिर क्या लिखा है, रिलेटिव को डिफाइन किया गया है, मीन्स द हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, ये क्या कंसिडर होंगे, रिलेटिव कंसिडर होंगे। बच्चों वो केस आ गया जहां पर मैं कह रहा था दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों का, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन ए कंसर्न, वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन ए कंसर्न, बोथ आर इन रिसिप्ट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ सैलरी। बच्चों आज इवनिंग में किस चीज का टेस्ट है, कोई रखा हुआ था मैंने आज? नहीं सर, नहीं रखा, कोई बात नहीं, क्लबिंग का रख लेते हैं, ठीक है ना, इसी बहाने प्रिपरेशन हो जाएगी। निश्चय सिंह सर, दी बेस्ट आइडिया है ना, देखो आप देख लो, वी आर वेरी हैप्पी, है ना, वी आर वेरी हैप्पी सर, स्माइल देखो हमारे फेस, कोई दिक्कत ही नहीं है। यस बेटा, लस्सी पीना, लस्सी हाँ, जी क्या लस्सी मैंने तो एक ही क्यों लस्सी। fine। अच्छा टाइम हो रहा है क्लास का, नेक्स्ट क्लास का, ठीक है ना, इस केस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और फिर डिस्कस करते हैं। तो क्लबिंग कर सकते हो बच्चों, आप लोग आज प्रिपेयर कर सकते हो, यू हैव सफिशिएंट टाइम, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मुझे पता है, योर बेस्ट परफॉर्मेंस है ना सर। चलो सोच लो, अभी 5 मिनट है, 5 मिनट तक डिस्कस करेंगे, ठीक है, सब डिस्कस कर लेना आपस में, अभी थोड़ी देर तक मैंने एक ऑप्शन दिया है, थोड़ी देर तक बात करेंगे इस टॉपिक। हाँ जी, पापा वो वही दीदी है जो घर पे आए थे। हाँ वही दीदी है जो घर पे है, माँ है ना, वही हाँ दीदी है जो बिल्कुल। अच्छा, इधर ध्यान देना बच्चों, both husband and wife have substantial interest in a concern, where both husband and wife have substantial interest in a concern, both are in receipt of income by way of salary। बच्चों दोनों दोनों को ही, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी है और दोनों को सैलरी भी है, घर की फर्म है लगता है। पापा फ्रॉम द सेट, सेकंड बेटा क्लास ले रहा हूँ ना, अभी ब्रेक होगा, ब्रेक में बात करें, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखे हैं, बोथ आर इन रिसिप्ट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ सैलरी एटसेट्रा फ्रॉम द सेट कंसर्न, सच इनकम विल बी इंक्लूडेड includable in the hands of that spouse whose total income, this is important भाई, क्लबिंग किसके हैंड्स में होगी, whose total income